अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, तैयबा हफीज़ हेयर फ्रॉम स्टडी रिवर। एनवायरमेंटल साइंस की लेक्चर सीरीज़ में क्लाइमेट चेंज वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और लेक्चर नंबर 19 पे हैं हम। क्लाइमेट और वेदर की बात मैंने कर ली थी। अभी आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज एंड द रीजंस बिहाइंड। क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था एवरेज वेदर कंडीशन, ठीक है, ये एवरेज वेदर कंडीशंस एंड चेंज वेरिएशन। अगर आपकी वेदर कंडीशंस जो एवरेज आपकी आ रही है उनमें चेंज आने लग जाए तो फिर हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो गया किसी रीजन का। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो क्लाइमेट था 30 इयर्स की एवरेज फ्रॉम 1970, बल्कि 1960 कर लें, फ्रॉम 1960 टू 1990, तो उसमें था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर था। अब अगर हम 1990 टू 2020 देखें तो टेम्परेचर जो है वो पहुंच गया है 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे एवरेज। तो हम कहेंगे कि क्लाइमेट चेंज हो गया क्योंकि हमारी एवरेज जो है वो चेंज आ रही है। अच्छा, इसके अलावा ये जो कॉन्सेप्ट है क्लाइमेट चेंज का, इट इज एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग। द फिनोमेना बिहाइंड इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल एज the word indicates earth, globe, warming, increase in average temperature. So increase in average temperature of the earth is known as global warming. जब पूरी अर्थ का, प्लैनेट अर्थ का एवरेज टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज होने लगे, तो हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। अब ग्लोबल वार्मिंग की चाहे हम बात कर लें, क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, वेदर की बात कर लें, मैं यहाँ पे टेम्परेचर को ही ले रही हूँ। मैंने एक ही इंडिकेटर लिया हुआ टेम्परेचर। उसके रीज़न ये है कि टेम्परेचर से बाकी सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं। जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो आपका वेदर पैटर्न चेंज हो जाएगा, आपका जो प्रेसिपिटेशन का पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, आपका जो आपकी जो वाटर बॉडीज़ में वाटर है, ओशंस हैं, आपके रिवर्स हैं, वहाँ पे उनका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। उनका जो सरफेस है या सी लेवल उसको आप कहते हैं, वो रेज हो जाएगा। आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, ड्राउट ज़्यादा हो जाएगी, आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट आने लग जाएगा। जो स्पीशीज़ हैं डिफरेंट, उनका हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हैं उनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, आपके जो क्रॉप्स हैं उनकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो टेम्परेचर से बाकी सारी नेचुरल एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड हैं, बाकी सारे इंडिकेटर्स वेदर के, क्लाइमेट के, वो टेम्परेचर से एसोसिएटेड है। इसलिए हम इसको लेते हैं जब भी हम क्लाइमेट चेंज की या ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। अब मैं नेचुरल रीजंस में नहीं जाऊंगी कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो गई। अब हम ये देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो गई। इसके बहुत सारी नेचुरल काजेस भी हैं। जैसे अर्थ जो है वो अपने जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। यहाँ पे अगर सन है दरम्यान में और ये यहाँ पे अर्थ है, तो ये इसका ऑर्बिट है, ठीक है, ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। एक तो ये कि ये ऑर्बिटल वेरिएशन होती है। पहली बात तो ये कि ये सर्कुलर नहीं है, ये एलिप्टिकल है, इस तरह से होता है। तो समटाइम्स ये सन के बहुत करीब हो जाती है, समटाइम्स ये सन से दूर चली जाती है। तो जिन ईयर्स में ये सन के करीब होती है उन ईयर्स में अर्थ पे वार्म एज हो जाती है, ठीक है। जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ी वार्म एजेस थी, आइस एजेस थी, अब हम वार्म एज में हैं। लेकिन ये वाली जो वार्म एज है ये ह्यूमन इंड्यूस्ड वार्म एज है, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तो समटाइम्स अर्थ जो है वो अवे फ्रॉम द सन होती है तो आइस एज आ जाती है। इसी तरह सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि कुछ ईयर्स में सन में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो सोलर रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, जिससे क्लाइमेट चेंज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और कुछ ईयर्स में जो सन की एक्टिविटीज़ है वो कम होती है, जिससे जो टेम्परेचर है वो डाउन चला जाता है। तो बहुत सारी नेचुरल रीजंस भी हैं इसके बिहाइंड, बट वो वाली नेचुरल रीजंस उस लेवल तक, वोल्केनिक इरप्शन है उसमें और बहुत सारे रीजंस हैं, उस लेवल तक वार्मिंग नहीं करती, क्लाइमेट चेंज नहीं करती जिस स्टेज में या जिस एज में आज हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो नेचुरल फिनोमेनास थे, वो एक नेचुरल पैटर्न था अर्थ का, जिसमें कभी वार्म एज थी, कभी आइस एज थी, वो रिवर्सेबल थे सारे, वो खुद ही से नेचुरली इंड्यूस्ड थे और नेचर उनको काउंटर करती थी। तो एक बहुत ही बैलेंस्ड जो है वो वे ऑफ लाइफ था और बैलेंस्ड चीज़ें अर्थ पे चल रही थी। लेकिन अब क्या हो गया है, ह्यूमन की अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, जिनको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है,
ग्लोबल वार्मिंग हो गई है बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, अब ये जो आज का कॉन्सेप्ट है, इससे आपका ऐसे भी अटेम्प्ट होगा ग्लोबल वार्मिंग वाला, तो इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये नेचुरल फिनोमेना है या ये रियलिटी है, ठीक है, ये मिथ है या रियलिटी है, ये मैन मेड है या नेचुरल है। तो अभी जो क्लाइमेट चेंज है ये रियलिटी है, इसमें कोई मिथ नहीं है, और ये मैन मेड है। कैसे? ग्रीन हाउस क्या होता है, अभी आप इफेक्ट को छोड़ दें, ग्रीन हाउस को देखें क्या होता है। ग्रीन हाउस एक ऐसी बिल्डिंग का नाम है जिसकी दीवारें ग्रीन नहीं होती। ग्रीन हाउस का मतलब है कि उसकी बिल्डिंग्स में, उसकी वॉल्स में एबिलिटी होती है कि वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसको फिर रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती, जिससे जो उस बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस। अब जो आपकी अर्थ है, इसको अल्लाह ताला ने, नेचर ने एक नेचुरल ग्रीन हाउस बनाया हुआ है। जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, इसमें ये एबिलिटी है कि ये जितनी इसको रेडिएशन या एनर्जी या हीट चाहिए, ये सन से एब्जॉर्ब कर लेती है। और यही वजह है कि हमारी प्लैनेट अर्थ का एवरेज टेम्परेचर वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जब सम कहीं पे आप पढ़ेंगे 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यही वजह है कि ये वो वाहिद प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइफ सर्वाइव करती है। अदरवाइज अगर हमारा प्लैनेट अर्थ है ये एक नेचुरल ग्रीन हाउस ना होता, या इसमें अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी ना रखी होती, तो यहाँ पे -90 में टेम्परेचर होता और यहाँ पे लाइफ बिल्कुल सर्वाइव ना कर सकती। लेकिन हमने इस ग्रीन हाउस को क्या किया है, हमने इस ग्रीन हाउस को आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस बना दिया है, जिसको बोलते हैं, अच्छा, अब ग्रीन हाउस का जो इफेक्ट होता है, यानी टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करना, टेम्परेचर को बढ़ा देना, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। बट अभी करंटली हमने क्या किया है, हमने इसको बना दिया है एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। दैट इज वाई ये मैन मेड है, ये एंथ्रोपोजेनिक है, ये ह्यूमन इंड्यूस्ड है, ये एक आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस है जो हमने अपने प्लैनेट अर्थ को बना दिया, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हाउ? हमने क्या किया, सबसे पहले एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आई, क्रॉपिंग की, ठीक है, उसकी वजह से हमने डिफॉरेस्टेशन की, फिर हमने ह्यूमन सेटलमेंट्स की, घर बनाए, कंस्ट्रक्शन की, फिर हमने व्हीकल्स ले आए, हम ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम चलाया, ठीक है, उसके बाद हमने इंडस्ट्री लगा ली। अब माइनिंग है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं और बहुत सारी। अब इनसे हो क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन हो रही है, ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं, मीथेन की इमिशन हो रही है। फर्टिलाइजर्स हम ऐड करते हैं, जो आपकी राइस की कल्टीवेशन होती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइस जो फील्ड्स हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा मीथेन की इमिशन होती है। फार्मूलाज नाम याद रहे, आप कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन लिख सकते हैं। ब्लैक कार्बन की इमिशन हो रही है चिमनीज से, स्मोक से, इंडस्ट्रीज से। नाइट्रोजन के कंपाउंड, सल्फर के कंपाउंड, ये सारी जो गैसेज हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में इनकी इमिशन हो रही है। इन गैसेज ने क्या किया है कि ये जो अर्थ की जो प्लैनेट अर्थ था, इसकी ये जो बाउंड्री थी, जो ग्रीन हाउस, इसकी जो ग्रीन वॉल्स थी जो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती थी, इन गैसेस ने एक और लेयर यहाँ पे ऐड कर दिया। तो लेयर ऑफ गैसेस जो है वो हमने खुद अपनी एक्टिविटीज की वजह से अपने एटमॉस्फेयर में, अपने प्लैनेट के अराउंड बना दी है। अब यहाँ पे सन है, ये रेडिएशंस आ रही हैं, ये अंदर एंटर तो हो जाएंगे, बिकॉज ये ग्रीन हाउस, इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं इसीलिए क्योंकि इन गैसेस में ये एबिलिटी है कि ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं सन रेज को, लेकिन उनको रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती। तो इन्होंने एक पूरी लेयर बना दी है, ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर जिसको कहा जाता है। ये सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब तो कर लेती हैं लेकिन रिफ्लेक्ट बैक नहीं करने देती, वापस अंदर ही उनको कंटेन रखती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता सोलर रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती जा रही हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, और इस फिनोमेना को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और जब ग्लोबल वार्मिंग हो गई है तो फिर इवेंचुअली क्लाइमेट चेंज हो गया है, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्लाइमेट के बाकी सारे पैरामीटर्स भी डिस्टर्ब हो गए हैं। अब जो आपका नॉर्मल क्लाइमेट चलता आ रहा था वो वाली कंडीशंस नहीं रही, क्लाइमेट चेंज हो गया है। दिस इज नोन एज enhanced greenhouse effect, this is global warming and climate change, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट इसके पीछे है। अब जब आपने इसके रीजंस लिखनी है कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो गया, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्यों होगी, बेसिक रीजन ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग के पीछे फिर बहुत सारे रीजंस हैं,
लेकिन उन सारी रीजंस की वजह से ये गैसेस ही एमिट हो रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग ही हो रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब आप लिखते जाएं ये सारी रीजंस, डिफॉरेस्टेशन, लैंड यूज चेंज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ग्लोबलाइजेशन, ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन से वेस्ट प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, एग्रीकल्चर और ज़्यादा हो रही है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और ज़्यादा, सेटलमेंट्स और ज़्यादा, ग्लोबलाइजेशन से आपका जो एयर ट्रैवल है और बहुत से ट्रेड रूट्स आपके, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड बन गई है दुनिया एक, तो कम्युनिकेशन के वेज आपके इंक्रीज हो गए हैं हर तरह से, जिसकी वजह से ज़्यादा इमिशन हो रही है गैसेस की। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं मैंने सिर्फ मैन मेड पे फोकस किया है, मैं नेचुरल डिबेट पे नहीं की, क्योंकि वो अमूमन स्टूडेंट्स को उनका पता होता है, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं हो रही होती कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हुई है और क्लाइमेट चेंज जो है वो हो गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी इसके इम्पैक्ट्स हमारे ऊपर क्या आ रहे हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। Thank you, Allah Hafiz. This lecture is just for conceptual clarity and about basic idea. For full session, please contact the number given below.